आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, एक ग्लोबल पावर बनने की राह पर। लेकिन इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे एक और सच्चाई है। एक ऐसा भारत जो अंदर से दो हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। एक तरफ है दक्षिण भारत, जो तरक्की की नई इबारत लिख रहा है, और दूसरी तरफ है उत्तर भारत, जो इस दौड़ में कहीं पीछे छूट गया है। और ये सिर्फ पैसों का बंटवारा नहीं है, ये एक ऐसी गहरी खाई है जो हमारे समाज, सियासत और भविष्य को एक नया मोड़ दे रही है। हर शाम पटना के रेलवे स्टेशन पर हजारों गौरव कुमार जैसे नौजवान ट्रेनों में सवार होते हैं। ये ट्रेनें उन्हें घर से, परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर दक्षिण भारत ले जाती हैं, एक बेहतर कल की उम्मीद में। जैसा गौरव कहते हैं, कोई शौक से अपना घर परिवार नहीं छोड़ता, ये एक मजबूरी है, बेरोजगारी की मजबूरी। ये बंटवारा कितना गहरा है, इसे समझने के लिए जरा दो बच्चों की जिंदगी की कल्पना कीजिए। एक बिहार में पैदा होता है और दूसरा मान लीजिए तमिलनाडु में। आंकड़े बताते हैं कि बिहार वाले बच्चे के गरीबी में पैदा होने की संभावना 3 में से 1 है। वहीं तमिलनाडु में यह आंकड़ा 9 में से सिर्फ 1 है। दक्षिण में जन्मे बच्चे को अच्छी सेहत और बेहतर पढ़ाई मिलने के चांस कहीं ज्यादा हैं। मतलब सिर्फ जन्म की जगह ही इन दोनों बच्चों का भविष्य तय कर देती है। तो चलिए सबसे पहले कहानी के इस पहलू को समझते हैं। आखिर उत्तर के राज्यों, खासकर बिहार से इतने सारे लोग अपना घर बार छोड़कर जाने को मजबूर क्यों हैं? क्या वजह है इस बड़े पलायन के पीछे? इस मजबूरी को समझने के लिए चलिए बिहार के गौसपुर गांव चलते हैं और मिलते हैं देवेंद्र राय से। उनकी कहानी दरअसल बिहार के लाखों परिवारों की कहानी है। एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह खेती पर टिकी है, और वो खेती जो अब घाटे का सौदा बन चुकी है। देवेंद्र के परिवार के पास कुल जमीन है सिर्फ 1 बीघा। पीढ़ियों से जमीन बढ़ते बढ़ते लोगों के हिस्से में इतने छोटे छोटे टुकड़े आए हैं कि उन पर खेती करके गुजारा करना नामुमकिन सा हो गया है। उनके बेटे विक्की को विरासत में क्या मिला? आम के सिर्फ 5 पेड़। अब आप ही बताइए, इससे घर कैसे चलेगा? खेती अब कोई भरोसा नहीं देती। और इसीलिए देवेंद्र के बेटों की तरह ही बिहार के लगभग 50%, जी हां, आधे कामकाजी मर्द दूसरे राज्यों में रहकर काम करते हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। ये दिखाता है कि पलायन अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि जिंदा रहने की एक शर्त बन गया है। और ये सफर आसान नहीं होता। गौरव कुमार जैसे मजदूरों के लिए पटना से चेन्नई तक का ट्रेन का सफर ही 3 दिन का होता है। वहां पहुंचकर 12-12 घंटे की मेहनत के बाद उन्हें करीब 14,000 रुपए महीने के मिलते हैं। यही वो लोग हैं जो चुपचाप देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घुमा रहे हैं। तो ये तो हुई उत्तर की मजबूरी की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। आखिर दक्षिण के राज्यों में ऐसा क्या है जो लाखों लोगों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहा है? उन्हें क्यों सदर्न टाइगर्स कहा जाता है? देखिए, आंकड़े सब कुछ साफ कर देते हैं। दक्षिण के 5 राज्यों में देश की 20% से भी कम आबादी रहती है, लेकिन देश की कुल कमाई यानी जीडीपी में उनका हिस्सा 31% है। देश के आधा से ज्यादा नए टेक स्टार्टअप्स, जिन्हें हम यूनिकॉर्न कहते हैं, यही हैं। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट भी यहीं से होता है। सच तो यह है कि दक्षिण ही भारत की ग्रोथ का इंजन है। दक्षिण में मौके हैं, और इसकी जीती जागती मिसाल है मोहम्मद उस्मान। वो भी बिहार से काम की तलाश में चेन्नई आए थे। शुरुआत में एक फैक्ट्री में काम करते थे और रात को अपनी मशीन के पास ही सो जाते थे। लेकिन उनके अंदर अपना कुछ करने का एक सपना था, एक जिद थी। और आज वो बैग बनाने वाली एक फैक्ट्री के मालिक हैं, जहां 100 से ज्यादा मशीनें चलती हैं। दक्षिण की इस कामयाबी के पीछे कई बड़ी वजह हैं। वहां की सरकारें ज्यादातर स्थिर रही हैं और उनका फोकस हमेशा विकास पर रहा। उन्होंने बहुत पहले ही शिक्षा और भूमि सुधार जैसे जरूरी कामों की नींव रख दी थी। आपको पता है, तमिलनाडु 1950 के दशक में ही बच्चों को स्कूल में मुफ्त खाना देने वाला पहला राज्य बना था, ताकि बच्चे स्कूल आएं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर दक्षिण आगे बढ़ रहा था तो उत्तर पीछे क्यों छूट गया? ये खाई आखिर बनी कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में झांकना होगा, क्योंकि ये बंटवारा 1-2 दिन में नहीं हुआ। उत्तर की धीमी रफ्तार की जड़ें बहुत गहरी हैं। सदियों तक सामंतवाद और जाति व्यवस्था ने यहाँ के समाज को जकड़े रखा। फिर अंग्रेजों ने विकास करने की बजाय यहाँ के संसाधनों को जमकर लूटा। और आज़ादी के बाद भी माल ढुलाई जैसी कुछ सरकारी नीतियों ने बिहार के कच्चे माल को दूसरे राज्यों में पहुंचाना सस्ता कर दिया। नतीजा, इंडस्ट्री कहीं और लगी और बिहार सिर्फ कच्चा माल सप्लाई करता रह गया। और फिर आया 1990 का वो दौर, जब पूरा भारत उदारीकरण की वजह से दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा था, एक नई करवट ले रहा था। तब बिहार एक बुरे सपने से गुजर रहा था, जिसे लोग आज भी जंगल राज कहते हैं।
कानून व्यवस्था का कोई राज नहीं था और विकास तो किसी की सोच में भी नहीं था। मतलब बिहार ने वो सुनहरा मौका पूरी तरह गंवा दिया। अब हो ये रहा है कि ये जो आर्थिक खाई है ना, वो धीरे धीरे एक बहुत बड़ी राजनीतिक खाई में बदल रही है। एक ऐसा तनाव जो हमारे देश के पूरे ढांचे के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। दक्षिण के राज्यों की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि वो देश के खजाने में पैसा तो ज्यादा देते हैं, पर उन्हें वापस बहुत कम मिलता है। सोचिए, एक राज्य केंद्र को 100 रुपए टैक्स देता है और उसे वापस सिर्फ 29 रुपए मिलते हैं, जबकि दूसरा राज्य 100 रुपए देता है और उसे 200 रुपए से ज्यादा वापस मिल जाते हैं। ये बंटवारा आबादी के आधार पर होता है, जिससे दक्षिण के राज्य खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। और अब एक और बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, परिसीमन। मतलब आने वाले सालों में लोकसभा की सीटें आबादी के हिसाब से फिर से बांटी जाएंगी। अब दक्षिण के नेताओं को डर है कि उन्होंने तो अपनी आबादी पर काबू पा लिया, लेकिन अब ज्यादा आबादी वाले उत्तर को ज्यादा सीटें मिल जाएंगी और संसद में उनकी आवाज, उनकी ताकत कम हो जाएगी। दक्षिण के राज्यों का तर्क सीधा है। वो कहते हैं कि हमने सेहत और पढ़ाई पर पैसा लगाया, अपनी आबादी कंट्रोल की, और अब हमें इसी अच्छे काम की सजा दी जा रही है, जबकि ज्यादा आबादी वाले उत्तरी राज्यों को एक तरह से इनाम मिल रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये खाई इतनी गहरी हो जाएगी कि इसे भरना नामुमकिन हो? क्या उत्तर और दक्षिण के बीच इस बढ़ते फासले को एक बड़े संकट में बदलने से पहले रोका जा सकता है? लेकिन इस पूरी कहानी में सिर्फ निराशा नहीं है। उत्तर में उम्मीद की कुछ नई किरणें भी दिख रही हैं। मिलिए अभिषेक कुमार से। इन्होंने भी बाकियों की तरह पलायन करने की बजाय बिहार में ही रुककर कुछ करने का फैसला किया और अपनी ड्रोन और रोबोटिक्स कंपनी शुरू की। जानते हैं, अभिषेक ने अपनी कंपनी सिर्फ 10-15 हज़ार रुपए से शुरू की थी और आज उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 17 करोड़ रुपए का है। अभिषेक जैसे नौजवान ये साबित कर रहे हैं कि अगर सही माहौल मिले, थोड़ा सा सपोर्ट मिले, तो उत्तर के युवाओं को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर जमीनी हकीकत अभी भी बहुत अलग है। जैसा कि एक बिजनेसमैन ने कहा, जब नेता गुजरात जाते हैं तो बुलेट ट्रेन और नए पोर्ट्स बनाने के वादे करते हैं, लेकिन जब वही नेता बिहार आते हैं तो उनका सबसे बड़ा वादा होता है 5 किलो मुफ्त अनाज। ये दिखाता है कि दोनों जगहों पर लोगों की उम्मीदें और सरकार की प्राथमिकताएं कितनी अलग-अलग हैं। तो हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या भारत अपने इन दो हिस्सों को साथ लेकर आगे बढ़ पाएगा? क्या भारत की अनेकता में एकता की पहचान इस आर्थिक और राजनीतिक बंटवारे की चुनौती से पार पा सकेगी? इसका जवाब ही हमारे देश का आने वाला कल लिखेगा।